हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बीएससी का वीडियो रहेगा, यानी कि आज से हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वीडियो है आपका पेन टैब से, हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं। लगभग ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 12th क्लास की फिजिक्स का एक वीडियो बनाया था। तो अभी थोड़ा शुरुआत है, शुरुआत में थोड़ी सी राइटिंग ऐसी रहेगी, लेकिन कोशिश यही है कि आपको एकदम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो आज की वीडियो देखिएगा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की है। तो बीएससी फिजिक्स यानी कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा। ये क्लास आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगी। पूछते हैं सभी स्टूडेंट्स ये किस किस यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो है। तो ये वीडियो सभी यानी कि ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, यानी भारत की प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए है जिसमें सेमेस्टर सिस्टम है। यानी कि आप बीएससी कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से समझ लीजिएगा। आपका ये जो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ मैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये एक सेकेंड ये देखिएगा। ओके, चलिए फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स की जो बुक है उसका नाम क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये है। तो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा अजीब सी राइटिंग है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद सही हो जाएगी धीरे धीरे करके, ठीक है। तो एक बार स्वागत है आप सभी का फिर से गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम। हर चीज़ आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगी और सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिएगा, तो पहला ही टॉपिक आता है। पहला देखिए, पहला यूनिट है जिसका नाम है सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा, जिसका पहला टॉपिक है आपका अदिश राशि क्या होती है। ये देखिएगा, अदिश राशि जिसको इंग्लिश में बोले तो स्केलर क्वांटिटी। आपने 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा होगा। जब फिजिक्स में आपने भौतिक राशियों का वर्गीकरण समझा होगा तो अदिश राशि और सदिश राशि पढ़ी थी। अदिश राशि जैसे कि मैं आपसे बोलूं, एक गाड़ी है, यानी कि देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए मैं एक कार बना दे रहा हूँ। ये देखिए ये कार है ये, और ये देखिए ये कार है। ये कछुआ जैसा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, काम कर लेना, ठीक है। अब ये कह रहा हूँ मैं कि ये 50 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, ये 50 मीटर प्रति सेकंड से ये गतिमान है। तो ये मैं बोल रहा हूँ 50 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है। तो ये बताओ, ये इसकी स्पीड है या इसकी वेग है। वेग का मतलब ऊपर वेक्टर लग जाएगा। तो ये बताओ, ये इसकी चाल है या ये वेग है। तो अभी कुछ नहीं बता सकते। अभी ये केवल क्या दे रहा है, अभी ये सिर्फ परिमाण आपको दे रहा है कि 50 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है, लेकिन इसने दिशा का कोई ज्ञान नहीं बताया कि आपको ये किधर गतिमान है। मान लीजिए ये कछुआ मान लो, गाड़ी मान लो, कार मान लो, ये कहाँ जा रही है। यानी कि मैं कहूँ कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर गतिशील है, तब हम कहेंगे कि ये आपकी सदिश राशि हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण कितना हो गया, 50 हो गया, और इसमें दिशा भी होगी ए से बी की ओर। तो यानी जिस राशि में या जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे आप दुकान पर गए, बोले कि हमको 1 किलो चीनी दे दो। अब चीनी आप कोई दिशा तो बोलते नहीं हो भैया उत्तर से पूर्व की दिशा में करके दे, ऐसा नहीं बोला ना। तो आपने क्या बोला, केवल चीनी दे दो 1 किलोग्राम। तो ये द्रव्यमान जो है ये भी एक अदिश राशि है। यानी जिन राशियों को केवल व्यक्त करते हैं हम परिमाण से। जैसे समय आपसे पूछ लिया कि भाई कितना समय हुआ है, आप बोलोगे 4:10। तो क्या इसमें दिशा बताइए आपने कि इधर से उधर 4:10? नहीं। तो यही चीज़ है। तो वे भौतिक राशियाँ देखिएगा, थोड़ा सा इसको और मैं इधर की साइड में करता हूँ। ये अब देखिएगा, ये देखिए, तो ये क्या कह रहा है, वे भौतिक राशियाँ जो केवल परिमाण द्वारा व्यक्त होती हैं अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे कि तापमान, घनत्व, द्रव्यमान, समय, चाल आदि, यानी कि ये सभी कैसी हैं, आपकी अदिश राशि हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड। ध्यान से समझ लीजिएगा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर द रिप्रेजेंटेड बाय द ओनली मैग्नीट्यूड, यानी वे भौतिक राशियाँ जो केवल मैग्नीट्यूड के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी, आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर, वही ऊपर वाला टेम्परेचर यानी तापमान, डेंसिटी यानी कि घनत्व, मास यानी कि द्रव्यमान, टाइम यानी कि आपका समय, स्पीड,
ठीक है, ये सभी कैसी हैं, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये आगे करते हैं। आगे देखिएगा, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के आपको नोट्स मिल जाएंगे, चिंता नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। हल्का सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ ये। ओके चलिएगा, अब आ जाते हैं अपनी सदिश राशि, यानी कि अब आएंगे हम ओहो ये दे और पेन, अब चलेगा पेन। ये है सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है भाई, वही जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे आप देखिएगा, ये वे भौतिक राशियां जो परिमाण और दिशा द्वारा व्यक्त होती हैं, जो परिमाण के साथ साथ दिशा के भी द्वारा व्यक्त होती है, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, या जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर द रिप्रेजेंटेड बाई द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से रिप्रेजेंट होती है, आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स बल हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सभी क्या है, बल, विस्थापन, ये सभी आपकी क्या है, सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक नोट करके और डाल लेंगे हम, देखिएगा कि आपकी वैद्युत धारा में क्या होती है, दिशा भी होती है कि ये ए से बी की ओर बह रही है, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि होती है। ऐसा क्यों, वैद्युत धारा जो होती है उसमें दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो फिर भी अदिश राशि होती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वैद्युत धारा में दिशा होती है, लेकिन ये सदिश योग का पालन नहीं करती है। यानी कि जब हम इनको सदिश योग, वे भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा भी है और परिमाण भी है, और वो सदिश योग का नियम का पालन करनी चाहिए। सदिश योग यानी वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब ये है कि यदि एक तार में इस तरीके से जा रही है धारा 5 एम्पियर की, और ये इस तरीके से 2 धागों में बट गई, यानी कि यहाँ पर 3 एम्पियर और ये वाली 2 एम्पियर, इस तरह से, तो इन दोनों धाराओं को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट जुड़ जाएगी, 2 और 3 5 इसके बराबर आ गई। तो ये नॉर्मल, यानी कि ये केवल योग नियम का पालन करती हैं, नॉर्मली योग नियम। लेकिन जो सदिश योग क्या होता है कि हम इसको, यदि सदिश होता तो हमको ऐसे जोड़ना पड़ता, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फिर हमको इसका रूट करना पड़ता। ये होता है सदिश योग का नियम, यानी कि ये सदिश योग का नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए ये अदिश राशि होती है। क्लियर हुई बात, चलिएगा आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर सदिश राशियों को हम कैसे व्यक्त करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सदिश राशियों को किसी भी राशि के ऊपर, जैसे ए है, ये सदिश राशि होती तो हम इसको वेक्टर लगाकर, यानी कि एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सदिश राशियों को एक तीर के साथ सीधी रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है या व्यक्त करते हैं, इसको हम निर्देशित रेखा कहते हैं। ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन विच एन एरो, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन की सहायता से एरो के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टेड लाइन कहते हैं। ये आपकी डायरेक्टेड लाइन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, ये आपका निरूपण हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंटेशन कैसे होती है। जैसे कि कोई भी सदिश होता है, इसकी ये वाला, जैसे कि ये सदिश है आपका, तो ये वाला हिस्सा उसका टेल कहलाएगा, यानी पूंछ, और ये वाला सिरा उसका हेड कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का ये उसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि ये वाला मैं पॉइंट यहाँ पर ए लूँ और यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, बी। तो ए से बी तक का ये परिमाण हो गया, और ए से बी की ओर इसकी दिशा हो गई, यानी ए से बी की ओर ये क्या हो गई, डायरेक्शन। ठीक है, ये आपकी क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, अभी थोड़ा सा राइटिंग अच्छी होती जा रही है, धीरे धीरे करके बहुत अच्छी हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक का देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा पूरा क्या है, ये मैग्नीट्यूड है आपका। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सदिशों के प्रकार। ये देखिएगा, टाइप ऑफ वेक्टर्स, यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर के प्रकार। पहला आ गया शून्य सदिश, या इसको हम रिक्त सदिश भी बोलते हैं। ये यानी कि आपका हिंदी में बोले तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। बात समझ में आई, हिंदी मतलब इंग्लिश। ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, प्यास लग आई, गला सूख जाता है, और आज तो दही बड़े बना के खाए हैं। तुम्हारी भाभी जी ने बनाए बेहतरीन दही बड़े, मस्त वाले।
प्यास लग रही है पर। चलिए अब आते देखिएगा, यह है एक सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है वो शून्य सदिश कहलाता है। यानी कि कोई भी एक ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो होना चाहिए, तो वो आपका शून्य सदिश यानी कि जीरो वेक्टर कहलाएगा या नल वेक्टर। ए वेक्टर विच हैज द जीरो मैग्नीट्यूड और कॉल्ड नल या जीरो वेक्टर। बात खत्म। ठीक है, एक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होते हैं वो शून्य सदिश कहलाता है। ऐसा क्यों, देखिए यहां से समझिएगा। मैंने क्या बताई थी, ये वाला ए बिंदु है और यहां से एक सदिश ये वाला इस तरीके से खिंचा, ये बी बिंदु है। तो यानी कि यहां से ये वाला, ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, यानी कि परिमाण, ये उसका परिमाण है। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का परिमाण 5 है, तो सिंपल सी बात है, यदि मैं यहाँ तक खींच दूँ इसको तो ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक खींच दूँ तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको कम करता लाऊं यहाँ तक। जब शून्य परिमाण है तो उसका एक बिंदु और दूसरा बिंदु भी, ये भी यहीं पे होगा, यानी कि जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु शून्य है, यानी कि एक ही बिंदु पर रहेंगे तभी तो परिमाण शून्य होगा। जैसे इतने, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 5 सेंटीमीटर है। अब 4, अब 2, फिर 1, फिर आधा, फिर और कम, फिर दोनों बिंदु एक जगह रखेंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी, 0। ऐसे ही जब दोनों बिंदु एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे तब हम कहेंगे कि उसका परिमाण शून्य है। तो याद रखिएगा, शून्य वेक्टर में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही जगह पर स्थित होते हैं। ठीक है, चलिएगा। नल वेक्टर हैज नो डायरेक्शन। नल वेक्टर में क्या होती है, कोई डायरेक्शन नहीं रहती है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। ए वेक्टर विच हैज सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट और कॉल्ड जीरो वेक्टर। बात खत्म। ठीक है, ये चीज़ हम बता ही चुके हैं आपको। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा, ये देखिए, जैसे कि नन जीरो वेक्टर जो होगा, यानी कि जो आपका जीरो सदिश नहीं है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है और ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, ये दूसरा अंतिम बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, ये आपका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और ये जीरो वेक्टर है तो इसका ये प्रारंभिक बिंदु, यही अंतिम बिंदु, तो इसमें क्या है, ये जीरो वेक्टर होगा। बात खत्म। आगे देखिए, आगे आ जाते हैं। ये ऑलराइट, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम। ओके, अब देखिएगा दूसरा आ जाता है। दूसरा समान सदिश क्या होता है, अभी अभी हमने बताया था। जैसे कि ये एक वेक्टर है और ये ए वेक्टर मान लिया मैंने, इसका मैग्नीट्यूड 5 है मान लीजिए, और एक दूसरा वेक्टर है ये भी इतना ही बड़ा है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 5 ही होना चाहिए। जब ऊपर वाले के ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इन्हीं को बोलेंगे जिनकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ कैसी हो, सेम हो। ऐसे सदिश को हम क्या बोलते हैं, यानी कि इक्वल वेक्टर कहते हैं। यानी कि इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। यानी यदि दो सदिश जिनके परिमाण समान तथा दिशा भी समान हो, ऐसे सदिशों को हम समान सदिश कहते हैं। बात खत्म। यानी देखिए यहाँ पर ये ए वेक्टर है, यानी कि ये बना गया। इसका मतलब ये है कि इसका ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी किसी भी सदिश के मैग्नीट्यूड को हम उस सदिश के ऊपर ऐसे सदिश और उसके साइड में मोड लगा के प्रदर्शित करते हैं। ये आगे दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ओके, अब आते हैं आपके इकाई सदिश पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इकाई सदिश वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकाई सदिश क्या होता है भाई, इसको सीखते हैं। इफ ए वेक्टर है मैग्नीट्यूड इज 1, यानी कि एक ऐसा वेक्टर यदि किसी यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, यानी यूनिट बोले तो इकाई, उसको हम बोलेंगे इकाई वेक्टर, यानी कि इकाई सदिश बोले तो यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है और इसको हम ए के ऊपर कैप लगाकर, कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ मैं, तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके,
ओके, अरे ये तो भाग गया। कहाँ पर आ गए हम? जीरो वेक्टर, ये तो पूरा ही मिट गया। ओह शिट, चलिए थोड़ा सा फिर से करते हैं हम इसको। ये तो पूरा हमने सेव और कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे समझ लीजिए पूरा ही वो मिट गया है। यानी कि ए वेक्टर और इसको इकाई सदिश यानी जिसका मैग्नीट्यूड, यानी इस वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड 1 है तो हम इसको इकाई सदिश कहेंगे। इसको हम ए के ऊपर कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका निरूपण बताता हूँ, आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए ये है, ये तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, अभी अभी सिखाया था आपका कि यदि ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों का दिशा भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम इनको इक्वल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब ये आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ये है यूनिट वेक्टर वाला जो था। अब देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रयास करता हूँ समझाने का। ये देखिएगा, हमको क्या समझाना है? आपका यूनिट वेक्टर आपको समझाना है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। जैसे कि, और इसको हम कोई यदि ए वेक्टर है तो उसको ए कैप से प्रदर्शित करेंगे। ये आपका यूनिट वेक्टर होगा जिसको हम ए कैप से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, कोई भी सदिश राशि होती है, सदिश राशि, तो उसमें क्या होता है? एक तो परिमाण होता है यानी कि मैग्नीट्यूड, और उसमें क्या होती है? दिशा होती है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है, और ये जो है, ये परिमाण क्या है? यानी कि ए वेक्टर का परिमाण को हम ए वेक्टर के मॉड से प्रदर्शित करेंगे। और इसमें जो दिशा होगी, ये जो यूनिट वेक्टर जो होता है, ये केवल दिशा के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? यूनिट वेक्टर आपका दिशा के लिए। तो इसीलिए हम इसके साथ में क्या लगा देते हैं? ए कैप लगा देते हैं। ए कैप क्या है? ये केवल दिशा को बताएगा। और जब किसी सदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा दो चीज़ होती हैं। तो ये ए वेक्टर है तो इसका ए वेक्टर का परिमाण ये बन गया और ये इसकी दिशा हो गई। तो यदि हम यानी ए कैप की यदि वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, ये आपका क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा इसका एक इकाई सदिश। ये इकाई सदिश का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये बन गया इकाई सदिश का फॉर्मूला। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इकाई सदिश क्या है। ठीक है, ये आपका इकाई सदिश है, ये इसका फॉर्मूला। यहाँ से आपका सवाल भी आता है, अभी मैं आपको बताऊंगा सवाल किस तरीके से आएगा। देखो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, ये देखिएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से प्रदर्शित करेंगे। ये फॉर्मूला हो जाए ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, या ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मॉड इनटू ए। तो यहाँ पर लिखा है दिस वेक्टर इज यूज्ड गिव डायरेक्शन टू वेक्टर, यानी इस सदिश का उपयोग सदिश की दिशा देने में किया जाता है, यानी कि दिशा को बताने में या दिशा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इकाई सदिश यानी कि एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ हम इकाई सदिश को एक्स वाई जेड लिखते हैं। यानी कि यदि मेरे पास में, देखिए यहाँ पर दिखाऊँ मैं आपको, देखिए ये बना हुआ है, ये रहा, ये आपका है। यदि मेरे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरीके से है, ये आपका मेरे पास में एक्स अक्ष है, मान लीजिए ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका जेड अक्ष है। तो जो एक्स अक्ष की जो डायरेक्शन में जो इकाई सदिश होगा उसको मैं आई कैप, ये आई कैप से प्रदर्शित करूंगा, यानी कि ये आपका एक्स अक्ष की डायरेक्शन में आई कैप, और वाई डायरेक्शन में क्या होगा? जे कैप होगा, और के डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में क्या होगा? के कैप। यदि किसी के साथ में, यानी ए वेक्टर बराबर ये देखिएगा, ए वेक्टर बराबर आपका लिखा हुआ है 3i कैप। तो इसका मतलब समझ जाना कि इस ए का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है, और इसकी जो दिशा है, ये जो ए कैप जो है, ये है आई कैप का मतलब क्या है कि ये एक्स अक्ष, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी दिशा है। यानी कि 3 अक्ष, यानी 3 यूनिट आपको एक्स डायरेक्शन में चलना है। तो ये आपका 0 है, तो यहाँ पर 1
ये 2 और ये 3 इस तरीके से, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैं आपको और थोड़ा सा समझाऊं। यहाँ पे देखिएगा और थोड़ा सा मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं। तो ये देखिए, ये जैसे कि मेरे पास में आप ऐसे समझिए, ये दो अक्ष हैं इस तरीके से, और यहाँ पर ये x है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। इसमें मैं पॉइंट भी बना दे रहा हूँ, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पर 1 2 3 4, ऐसे ही मैं यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3, और ये आपका 0 है। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास में ए वेक्टर इस तरह से दे रखा है जो कि है 3i कैप। तो मतलब ये है कि इस वेक्टर की दिशा यानी 0 से ये स्टार्ट होगा इस तरह से, और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड इसका 3 है और x डायरेक्शन में है। तो ये इस तरीके से 3 तक जाएगा, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से हो जाएगा। ये जो है आपका ये इस तरीके से। अब मैं इसको ए वेक्टर लिख दूंगा। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। और यदि मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है कि 2i कैप प्लस 3j कैप, इस तरह से लिखा हुआ है कोई ए वेक्टर, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको भी देख लीजिए भाई। जैसे कि मेरे पास में ये देखिए दूसरा कलर ले लिया है। इसका मतलब ये है कि x की डायरेक्शन में कितना 2 कैप, यानी 1 और 1 2, यानी यहाँ से, और y की डायरेक्शन में 3 कैप यानी 1 2 यानी 3 यूनिट। तो ऐसे एक ये देखिएगा एकदम सीधा हम इसका ऐसे कर देंगे और 2 डायरेक्शन यहाँ से ऊपर की ओर डालेंगे ये, तो यानी कि ये वाला पॉइंट बनेगा यहाँ पर। तो इस वाले पॉइंट और यहाँ से मैं एकदम सीधी रेखा इस तरह से खींचूंगा, तो ये आपका वेक्टर हो जाएगा। ये आपका मान लीजिए कोई ये बी वेक्टर में मान लूँ, तो ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये इसका बिंदु यहाँ पर कितना बनेंगे, कितने 2,3, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसलिए ये जो होते हैं ना, ये आई और जे, ये केवल दिशा को बताते हैं, और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है आई कैप का यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो 1 होता है। ऐसे ही ये जे कैप है, तो जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। आपको समझ में आ गया होगा अब अच्छे से। चलिएगा अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, ये आ जाता है लॉ ऑफ, देखिए यहाँ पर हम करते हैं इसका एक लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि हम सदिशों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो ये सदिश डायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं, उनको हम कैसे, मान लीजिए मेरे पास में ए वेक्टर है और ये मेरे पास में एक बी वेक्टर है इस तरीके से, ये आपका एक इस तरीके से ये वेक्टर। इन दोनों वेक्टरों को यदि मुझे जोड़ना है, ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा और इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। तो यदि मेरे को 2 वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर और एक मेरे पास है ये बी वेक्टर है, इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं सबसे पहले क्या लूँगा, ये देखिएगा एक त्रिभुज बनाऊँगा। एक मैं इस तरह से एक त्रिभुज बना दूंगा। ठीक है, ये त्रिभुज बना दिया। अब ध्यान से समझिएगा, यदि ए वेक्टर को मैं किसी त्रिभुज के एक भुजा से यानी इस भुजा से प्रदर्शित कर दूं और इस बी वेक्टर को मैं इस भुजा से प्रदर्शित कर दूं इस तरह से, तो इन दोनों का जो योग है वो ये होगा आर वेक्टर। यानी कि 2 वेक्टरों को जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि ये ए वेक्टर है आपका ये इस तरह से, और यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस तरह से मैं यहाँ पर बी वेक्टर को जोड़ दूँ। ये हमने कर दिया। ठीक है, और ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे इस तरीके से मैं इसको जोड़ूंगा, यानी कि त्रिभुज टाइप का बन गया। तो त्रिभुज की ये जो तीसरी भुजा है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट को दिखाएगी, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिमाण को दिखाएगी या दर्शाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। देखिएगा क्या लिखी हुई है, ये देखिए कि इफ 2 vectors A and B are represent both in magnitude in direction by 2 sides of triangles, यानी कि यदि
किन्हीं दो सदिशों को परिमाण व दिशा में त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित करें तो देन तब द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर, तब इन सदिशों का परिणामी सदिश रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, तब इन सदिशों का परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा से रिप्रेजेंटेड होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या a + b = c। तो मतलब यही है कि यदि देखिएगा यहाँ पर मैंने यहाँ पर समझा दिया है, ये देखिएगा ये ओके, चलिए ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर है आपका ये रहा कि ये a वेक्टर है इस तरीके से और ये आपका b वेक्टर है। अब इन दोनों वेक्टरों को हमको परिमाण और दिशा में लगा दिया त्रिभुज की दो भुजाओं से, तो ये जो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो होगी ये इन दोनों के रिजल्टेंट को दिखाएगी, यानी कि इसको r बराबर r वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो जाएगा। अब रिजल्टेंट डायरेक्टली ऐसे नहीं निकलेगा, इसका भी रिजल्टेंट निकालने का एक अलग तरीका होता है, उसको हम बताएंगे। तो बस ये प्लस नहीं बोलेंगे, इसको ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस नहीं, इसको रिजल्टेंट बोलेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये। ठीक है, ये आपका क्या होगा, इसको मत लिखना, यहाँ पर सीधे सीधे आप रिजल्टेंट ही लिख लेना, r वेक्टर लिख लेना। अब r वेक्टर निकलता है तो उसके लिए हम दिखाएंगे आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर इस तरीके से निकलेगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, इसका ये डेरिवेशन भी आपको करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना। आज का वीडियो यहीं पर, वैसे तो मैं अभी और पढ़ाना चाहूँ तो और भी लगा दिए हैं मैंने यहाँ पर, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 20 मिनट का वीडियो काफ़ी है। कल को मैं और समझाऊंगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वाले नोट्स आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ग्रुप नहीं तो ये वाला मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, इसका पूरा PDF बनाकर, तो उससे वहाँ से भी ले सकते हो। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।